तो हेलो बच्चों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स और सेंटेंस रीअरेंजमेंट की सीरीज खत्म होने के बाद मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम लोग समझेंगे कि भाई एक एक करके ग्रामर के कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर हमारे हर एक एग्ज़ाम में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, तब भी आपको नाउन और प्रोनाउन का पता होना बहुत ज़रूरी है। बिना इसके पता होने के या फिर आप सिर्फ और सिर्फ वोकैब में कमांड करने से आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं, या फिर ईडियम्स में कमांड करने से आप सिलेक्शन में कमांड नहीं ले सकते, आप सिलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो आपको सारा चीज़ का बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि कुछ आपको ईडियम्स आने चाहिए, कुछ आपको वोकैब्स आने चाहिए, कुछ आपको ग्रामर पता होनी चाहिए, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके जो है आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कुछ आपको ग्रामर के बारे में पता हो, कुछ आपको वोकैब्स पता हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, फिर जाकर के सिलेक्शन होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं वोकैब्स में एक्सपर्ट हूँ, या मैं इडियम्स में एक्सपर्ट हूँ, या मैंने सेंटेंस रीअरेंजमेंट जानता हूँ करके, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सिर्फ एक सीरीज को या एक पैटर्न को जान करके एग्जाम क्रैक कर ले। तो आइए हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग इंग्लिश ग्रामर के पूरे कॉन्सेप्ट के डिस्कस करेंगे, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे पूरा इलेबोरेटली। मतलब इतना ऐसा पढ़ेंगे कि अगर आपने यहाँ पे पढ़ लिया तो आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपको बुक उठाने की ज़रूरत पड़ी तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सरसाइज के लिए बुक उठाएं। बाकी सारे कॉन्सेप्ट आपके इस सीरीज से ख़त्म हो जाएंगे। कोई भी ऐसा रूल नहीं रहेगा जो यहाँ पे ख़त्म नहीं किया जाएगा। एक दूसरा हो सकता है कि जो रूल नहीं सिखाया गया है, नहीं पढ़ाया गया है, वो इतना इम्पोर्टेंट ना हो। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर। अब बात करते हैं पहले चैप्टर की। इंग्लिश ग्रामर में पहला चैप्टर कौन सा लें? बहुत सारे जो इंग्लिश के टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले नाउन को पढ़ाते हैं, पहले आर्टिकल को पढ़ाया जाता है, पहले टेंस को पढ़ाया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि पहले आपको बेस जानना पड़ेगा। एक ओवरव्यू मैंने ग्रामर का दिया है जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट के डेफिनेशन मैंने करी है। आप जाकर के प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव के बारे में हर एक चीज़ के बारे में बताया है। अभी मैं चैप्टर की बात कर रहा हूँ, लेसन की बात कर रहा हूँ। सो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट लेसन हियर, एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है उसके बारे में देखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज द बैकबोन ऑफ इन इंग्लिश ग्रामर। अगर आप इंग्लिश ग्रामर को करना चाह रहे हैं या करना चाहते हैं, उस पर कमांड पाना चाहते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को वी कैन कॉल सिंटेक्स एज वेल। सिंटेक्स भी ये इसका पार्ट का नाम है, और एक और पार्ट कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। जैसे कि आप ल्यूसेंट वाली बुक पढ़ते होंगे, एचपी बख्शी पढ़ते होंगे, रेन एंड मार्टिन पढ़ते होंगे, तो अलग अलग जगह इस चैप्टर का डिफरेंट नेम्स हैं, बट दैट डजंट मीन दैट the chapter will be different, in the entirely different. No, if you know the subject verb agreement, if you know what are the concept of subject verb agreement, you will be able to command with subject verb concord और syntax as well. तो अभी पूरी घुमा फिरा करके बात यहाँ पे पहुँच जाती है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को जानना है। अभी मैं हाल ही में बात करूँ कि 2022 में सितंबर वाले एग्जाम में 4 सितंबर को जो पेपर हुआ था एनडीए का, उससे दो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आए थे। अब आप बोलेंगे 2 क्वेश्चन बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, लेकिन इफ द वन क्वेश्चन कैरिंग अ 4 मार्क वेटेज, अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क का वेटेज कैरी कर रहा है, इट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू क्लियर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि 8 मार्क्स बहुत होते हैं इंग्लिश ग्रामर में, और किसी भी सब्जेक्ट में 8 मार्क्स। जैसा कि आप जानते होंगे, इफ़ यू आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, सो यू आर वेरी वेल अवेयर दैट हाउ मच और एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्लियरिंग एनी एग्जाम्स कट ऑफ। तो बिना बात करे हुए हम लोग चलते हैं सबसे पहले चैप्टर के ऊपर। बिल्कुल आराम से चलेंगे, जीरो से लेकर के बिल्कुल ऐसा लेकर के चलना है कि जैसे हमें कुछ आता ही नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बिल्कुल आपको ये नहीं सोचना है कि यार इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है कि हमें समझ में नहीं आ रहा। बहुत जीरो लेवल से चलेंगे और बिल्कुल इस तरीके से चलेंगे कि कहीं कोई कमी ना रह जाए समझने में। तो चलो बच्चों, बिना विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। और सबसे पहले मैं सब्जेक्ट का यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले जो है चैप्टर का नाम होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरा नाम इसका सिंटैक्स, या फिर इसको हम लोग और एक नाम बोल सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड। अब ये नाम है, काम ये एक ही तरह से करेंगे, बस नाम अलग अलग है। ये भी एक नाम है, ये भी एक नाम है और ये भी एक नाम है, तीनों के नाम अलग हैं लेकिन काम ये एक ही तरह से करेंगे। कौन कौन से किस तरीके से काम करेंगे, आइए जरा इनको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के टर्म को समझते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या है सब्जेक्ट, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट की कई सारी डेफिनेशन है, आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत सारी डेफिनेशन है। एक तो डेफिनेशन सब्जेक्ट का ये होगा कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट है ना, ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो चीज़ें बनती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पहले। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में न तो सिर्फ आपको डेफिनेशन पता चलेगी लेकिन एग्जाम्पल के साथ हमने बहुत अच्छे से समझाया है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 तरह के होते हैं और उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ नाउन और प्रोनाउन 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो नाउन और दूसरा प्रोनाउन, 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सब्जेक्ट का रोल प्ले करती हैं या सब्जेक्ट के जगह पे आती हैं या सब्जेक्ट के जैसे काम करती हैं। 2 चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं, नाउन और प्रोनाउन। एक क्या है नाउन और प्रोनाउन, उसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है और एक बार हम लोग और डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से नाउन और प्रोनाउन के बारे में। अभी हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट। दूसरा एग्जाम्पल कहता है सब्जेक्ट क्या है, द वन हु इज डूइंग एनी वर्क इन अ सेंटेंस। क्या कहता है, ऐसा कोई नाउन, ऐसा कोई प्रोनाउन या ऐसा कोई पर्सन जो क्या करता है, डूइंग सम एक्शन, डूइंग एनी वर्क, कोई काम कर रहा है किसी सेंटेंस में, तो ऐसा कोई पर्सन जो कोई काम कर रहा होगा किसी सेंटेंस में, उसको कहेंगे हम लोग क्या, सब्जेक्ट। 2 डेफिनेशन। तीसरा, इट कम्स बिफोर द वर्ब। तीसरा डेफिनेशन कह रहा है कि अगर आपको सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहचानना है तो आपको देखना पड़ेगा कि वर्ब कहाँ आई हुई है और जहाँ पे वर्ब होगी ना उससे पहले जो होगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा, ऐसा ये कहना चाह रहा है। 4th क्या कह रहा है डेफिनेशन सब्जेक्ट का, इट इज द मेन थीम ऑफ अ सेंटेंस। मेन थीम का मतलब क्या हो गया, मेन थीम का मतलब ये होता है कि कभी कभी सेंटेंस हमारे सामने इस तरीके से दिया रहता है कि वी गेट कंफ्यूज्ड टू फाइंड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कि भाई सब्जेक्ट है कौन सा। आइए मैं आपके सामने इन चारों का एक डेफिनेशन लिख करके बताता हूँ और फिर हम लोग समझेंगे कि कैसे जो है हम लोग सब्जेक्ट को पहचानने में आसानी हमें मिलेगी। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं। सबसे पहला वाला क्या कह रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन और प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो मान लीजिए मैंने लिखा रोहन प्लेज क्रिकेट एवरी डे। आप देखना यहाँ पे बोल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन, यहाँ पे ये जो रोहन है ना ये नाउन है और क्या है, ये प्लेज हमारी वर्ब है, जिस वर्ब को हम लोग मेन वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं। इसके ऊपर चलेंगे, वर्ब कैसे पहचाने उसके ऊपर चलेंगे। अभी हम लोग नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्रिकेट भी एक नाउन है। कैसे, ये क्रिकेट एक नाम की तरह यूज हो रहा है। एवरीबडी, एवरी डे हमारा नाउन नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट हमारा नाउन है और रोहन हमारा नाउन। अब मैंने कहा नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होगा, प्रोनाउन तो है नहीं लेकिन 2 नाउन है यहाँ पे। आपने कहा जी नाउन सब्जेक्ट है, इसका मतलब ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट हो सकते हैं लेकिन उनके लिए 2 वर्ब भी आने चाहिए। वैसे जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में एक सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है। तो या तो ये सब्जेक्ट है या तो ये सब्जेक्ट है। अब हमने देखना है
दूसरा वाला पार्ट कह रहा है द वन हु इज डूइंग सम एक्शन और डूइंग एनी वर्क। तो ये क्रिकेट कोई कम काम कर रहा है या फिर ये रोहन कोई काम कर रहा है। तो आप पाएंगे, थोड़ा सा आप अपने ब्रेन को यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि ये रोहन है जो ये काम कर रहा है, कौन सा, क्रिकेट खेलने का। तो ये क्रिकेट नहीं है जो और कोई काम कर रहा है, ये रोहन काम कर रहा है। और अगर ये रोहन काम कर रहा है तो हम इस रोहन को सब्जेक्ट मानेंगे और इस क्रिकेट को क्या मानेंगे वो हम लोग चलेंगे, लेकिन हमने रोहन को सब्जेक्ट माना क्योंकि ये नाउन था। अच्छा, राहुल की जगह पे मैं रोहन की जगह पे अगर इस तरीके से लिखूं कि ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे। अब ये जो ही है ना, ये ही हमारा प्रोनाउन है और ये नाउन की जगह पे आया है। और अगर ये प्रोनाउन है तो यहाँ पे तो ये नाउन है। अब हम लोगों ने देखा था नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट बनते हैं। सो कैन वी कंसिडर दिस क्रिकेट एज ए सब्जेक्ट? क्या हम लोग इस सब को सब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं? और क्या हम लोग इस ही को सब्जेक्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं? तो हमें देखना है वही वाला डेफिनेशन कि कौन है जो काम कर रहा है। तो यहाँ पे ही है, ही प्लेज क्रिकेट। या फिर आप क्या करते हैं, इस वर्ब को ना हु अगर क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें सब्जेक्ट मिल जाएगा, है ना। वी विल आस्क द क्वेश्चन टू द वर्ब। जैसे ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे तो हम लोग बोलेंगे हु प्लेज क्रिकेट एवरी डे, तो ही प्लेज क्रिकेट। तो ही हमारा आंसर निकल करके आया, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। प्रोनाउन एक बार और सब्जेक्ट बन गया, ही प्लेज क्रिकेट एवरी डे, तो इसमें ये सब्जेक्ट बन गया। तो दो चीज़ें हो गई हैं। तो आइए चले थर्ड के ऊपर, क्या कह रहा है, इट कम्स बिफोर द वर्ब, इट कम्स बिफोर द वर्ब। अब मान लीजिए मैंने एक तीसरा सेंटेंस लिखा इस तरीके से, वी वर्क एवरी डे। आप देखना जरा, ये वी हमारे पास प्रोनाउन है और नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, ये हमारी वर्ब आ गई। अब प्रोनाउन को ही सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और वैसे भी यही सेंटेंस में काम कर रहा है एक। और दूसरा क्या कह रहा है, ये डेफिनेशन, इट कम्स बिफोर दी वर्ब, ये रही हमारी वर्ब और इस वर्ब से पहले आने वाला हमारा सब्जेक्ट होगा। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा माय फादर एंड माय ब्रदर, माय फादर एंड माय ब्रदर आर वॉचिंग टीवी, टेलीविजन मान लीजिए मैंने। अब आप क्या करें, सब्जेक्ट पहचानना है। पहला और दो डेफिनेशन को हमने वेरीफाई कर लिया, तीसरे वाले को देखें, इट कम्स बिफोर द वर्ब। अब हमने वर्ब ढूंढनी है। अब वर्ब या तो ये जीरंड है और या तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब से पहले देखना ये वाला जो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला, इसको हम लोग सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। भाई क्यों करेंगे सब्जेक्ट कंसिडर? इस वाले की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि इट कम्स बिफोर द वर्ब, तो ये रही हमारी वर्ब और इस वर्ब से पहले ये रहा हमारा सब्जेक्ट। तो माई फादर अलोन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, विद माई फादर माई ब्रदर इज ऑल्सो प्लेइंग द रोल ऑफ सब्जेक्ट। तो माई फादर एंड माई ब्रदर हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब बात करें थर्ड वाले की, लास्ट वाले की। लास्ट वाला क्या कर रहा है, इट इज द मेन थीम ऑफ अ सेंटेंस। कह रहा है भाई मेन थीम सेंटेंस का होगा, जैसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे। चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल आपने जनरली नहीं देखा होगा, इस तरह के एग्जाम्पल आपने नहीं देखे होंगे। अब चलते हैं आगे। इट इज द मेन थीम ऑफ अ सेंटेंस क्या कह रहा है, मान लीजिए मैंने लिखा इस तरह का सेंटेंस, कह रहा है द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड फॉर अस। अब आप देखना, आपको लगेगा यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचेंगे यहाँ पे एप्पल्स की बात हो रही है, और एप्पल्स एक नहीं बहुत सारे हैं, एक से ज़्यादा एप्पल्स हैं, इसलिए यहाँ पे इज नहीं आर होना चाहिए। और बाकी जो हमारा सवाल था वो तो इससे कोई लेना देना ही नहीं रख रहा। भाई हम तो सब्जेक्ट ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड आउट दी सब्जेक्ट एंड दीज आर दी वेज थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट दी सब्जेक्ट। सो वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। भाई हम लोग वर्ब की तरफ चले गए, वी आर नॉट लुकिंग एट दी सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट की तरफ देख ही नहीं रहे। तो क्या करना है, अब मान लीजिए चलो ठीक है, आपने अपने मन की कर लिया, आपने आर लगा दिया, ठीक है, इट इज ओके, इट इज नॉट रॉन्ग, बट नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट द सब्जेक्ट। फॉर द सब्जेक्ट वी हैव टू कंसिडर दीज वेज, ये तरीके हमें देखने हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमने कहा था मेन थीम देखनी है, तो मेन थीम या तो एप्पल्स है और या तो क्वालिटी है। तो आप पाएंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एप्पल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एप्पल की क्वालिटी के बारे में बात हो रही है।
और क्वालिटी है, क्वालिटीज नहीं है, क्वालिटी है, इसीलिए यहाँ पे इज आया है। सेंटेंस तो करेक्ट है, लेकिन इसका जो मेन सब्जेक्ट है ना वो एप्पल्स ना हो करके वो क्वालिटी है। और वैसे भी आप ऑफ को पाएंगे, दिस इज प्रेपोजिशन। If you read grammar, so you will find that, you will definitely find that of, in, between, among, these are the so many preposition are in English grammar. And whenever preposition comes in a sentence, and after preposition if noun or pronoun coming, we consider that noun or pronoun is an object. We consider that an object. And we should also remember one more thing, that हम लोगों को ऑब्जेक्ट के हिसाब से वी शुड नॉट यूज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, वी मस्ट ऑलवेज यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो हियर इज द सब्जेक्ट क्वालिटी, नॉट द एप्पल्स. अब अगर हम लोग क्वालिटी के अकॉर्डिंग लगाएंगे सो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस, एंड इफ विल गो विद द एप्पल्स सो इट विल बी रॉन्ग एंड वी विल हैव टू रिमूव इज फ्रॉम हियर एंड शुड ऐड आर. लेकिन अभी हम लोग सब्जेक्ट की बात करें सो आवर मेन सब्जेक्ट इज द क्वालिटी, और अगर क्वालिटी है तो ये हमारा इज हो जाएगा. तो ये हम लोगों ने सीखा भाई सब्जेक्ट का डेफिनेशन. अभी तो चलो दो चीजें हम लोगों ने सीख ली कि भाई ये थोड़ा सा हम लोगों ने सीखा सब्जेक्ट किस तरीके से बनता है. आइए बात करते हैं, वीडियो क्लियर आ रहा है? ठीक है, आइए बात करते हैं दूसरे वाले टर्म के ऊपर, वर्ब के ऊपर, मीडियम क्वालिटी. ठीक, तो वर्ब के ऊपर बात करें. सब्जेक्ट का हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया कि सब्जेक्ट किस तरीके होता है. सब्जेक्ट का एक मैं और चीज आपको बताऊं, सब्जेक्ट का जो हिंदी मीनिंग होता है ना उसे हम लोग कहते हैं कर्ता, कर्ता कहते हैं. लेकिन आप उस हिसाब से पढ़िए जिससे आपको समझ में आता है ना. एग्जामिनेशन विल नेवर और देयर इज नो एग्जाम हु विल आस्क यू दैट व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट. लेकिन आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि इसका हिंदी मीनिंग इतना ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप इस तरीके से देख सकते हैं. व्हाट अबाउट द वर्ब, सेकंड वाले टर्म की तरफ चलें. वर्ब क्या है, तो आइए समझते हैं वर्ब क्या है. बट से थोड़ा सा वो मार्कर दे देना, ठीक वाला मार्कर थोड़ा. लेट्स मूव टुवर्ड्स द वर्ब, द सेकेंड टर्म ऑफ द इंग्लिश ग्रामर इन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि वर्ब क्या होती है. अब वर्ब को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को दो चीज़ें चेक करनी पड़ेगी. देखो, सबसे पहले वर्ब का जो काम होता है ना, वर्ब का काम सब्जेक्ट के लिए होता है. ये वर्ब जब भी आएगी वो सब्जेक्ट के लिए आएगी. अभी हम लोग वर्ब की बात करें तो वी हैव टू काइंड्स ऑफ वर्ब. जनरली जो है हमारे पास दो तरह की वर्ब होती हैं. द फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है, और सेकेंड हमारा होता है मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हमारे पास दो तरह की वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या काम करती हैं, तो ये वर्ब के टाइप सी, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब भी दो तरह की होती हैं. एक तो होता है सिंगुलर और एक होता है जी प्लूरल. और मेन वर्ब को हम लोग नीचे लिख लेंगे. मेन वर्ब सिंगुलर और प्लूरल में क्या होती हैं, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना ये फिक्स्ड होती हैं, कितनी होनी है. तो हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आपने सुना होगा इज, आपने सुना होगा वॉज, आपने सुना होगा हैज, डज. अब इसका जो प्लूरल होता है ना हेल्पिंग वर्ब में ही वो होता है आर. वॉज का जो प्लूरल होता है वो होता है वर, और हैज का जो प्लूरल होता है वो होता है हैव, और डज का जो प्लूरल होता है डू. ये हमारा सिंगुलर प्लूरल होता है. एक और चीज, there is one more thing that we need to remember in our mind. We should continue to memorize in our mind that these goes with the pair. अगर वहाँ पे is आया है ना, and if I have to use the plural form of is, so we will definitely use are. हम लोग इसकी जगह वर नहीं लगा सकते. Instead of वर is also the plural form of was. ये प्लूरल फॉर्म है, ये भी प्लूरल फॉर्म है, बट we will use इज की जगह पे आर लगाएंगे. वी विल यूज वर इन प्लेस ऑफ वॉज इफ वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब. लेकिन इनके साथ हम लोग इसके साथ हैव नहीं लगा सकते और हैज के साथ आर नहीं लगा सकते. ये हमें ध्यान में रखना है. अब क्या है, ये हमारे हो गए भाई सिंगुलर और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के पार्ट. कुछ और ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, जैसे हैड की बात आपने सुना होगा, आपने डिड की बात सुना होगा, और आपने एम की बात सुना होगा. एम जो है ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डिड भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और हैड भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है.
अब हैड, डिड और एम में क्या फर्क है? हैड जो होता है ना, हैड, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ चलता है, और ये डिड भी हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ चलता है। एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ चलता है। आई के साथ मतलब एक समझ करके आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे हस्बैंड जो होता है वो हमेशा वाइफ के साथ चलता है, वाइफ हमेशा हस्बैंड के साथ चलेगी। ऐसे ही आई का केस है, आई सिर्फ और सिर्फ एम के साथ आएगा, या एम एक ऐसी वर्ब है जो आई के साथ आएगी और किसी के साथ नहीं आएगी। तो ये डिड और ये हैड, ये दोनों जो है ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ चलेंगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से रिलेटेड हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब डिड आए तो ही के साथ भी, दे के साथ भी, हैड आए तो ही के साथ भी और दे के साथ भी, जिस मर्जी के साथ लगाए करेक्ट है। इससे एक और चीज निकल करके आती है क्या? इससे और एक और चीज ये निकल करके आती है कि एग्जाम में हमारे पास हैड और डिड से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कम होंगे। क्यों? यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होगा, तो तभी तो वो आपको सिंगुलर प्लूरल से बना करके दे सकता है, और कंफ्यूजन यहाँ होगा, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन हमें इससे रिलेटेड मिलेंगे। चलिए, ये थोड़ा सा हम लोगों ने सीखा। अब हम लोग बढ़ते हैं मेन वर्ब की तरफ। मेन वर्ब क्या होती है उनकी तरफ चलते हैं। तो अभी हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब के बारे में जाना। नाउ वी विल कम टू नो अबाउट द मेन वर्ब। व्हाट आर द मेन वर्ब्स, हाउ डू वी यूज इट, हाउ विल वी यूज दीज वर्ब्स इनटू द सेंटेंस। आइए समझते हैं। तो मेन वर्ब, सबसे पहली बात तो ये तो फिक्स्ड होती थी, और ये करती क्या है? वर्ब को सपोर्ट करती हैं। और ये मेन वर्ब क्या होता है? एक ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन, या फिर इसको डूइंग वर्ड भी कहते हैं, डूइंग वर्ड। अब चलते हैं इनके सिंगुलर और प्लूरल की फॉर्म में। अब पहले तो मैं आपको हिंदी में बताऊं कि भाई ये जो मेन वर्ब है ना, इसको पहचानना कैसे। मान लीजिए मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलता हूं कि मैं रोज पढ़ने जाता हूं। मैंने लिखा मैं रोज पढ़ता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा रोज पढ़ता हूं। अब मुझे ढूंढना है कि मेन वर्ब कौन सी है चीज में। मेन वर्ब मैंने कहा एक ऐसा वर्ड जिससे एक्शन के होने का पता चलता है, उसको पता, उससे हम लोग मेन वर्ब को पहचानेंगे। तो ये मैं को ले लीजिए सबसे पहले। इस मैं से पता नहीं चलेगा कि कौन सा एक्शन हो रहा है, किस तरह का एक्शन हो रहा है, इसलिए ये हमारा मेन वर्ब नहीं होगा। रोज से भी पता नहीं चला है। रोज का मतलब तो सिर्फ ये पता चला है कि कोई एक्शन होता है जो एक फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम में बार बार होता है, जैसे निश्चित समय अंतराल में 2 घंटे बाद, 10 घंटे बाद, 50 घंटे बाद, उसको हम लोग रोज कहते हैं। तो एवरीडे जिसे हम लोग कहेंगे, ये भी भाई इससे भी पता नहीं चला। हूँ से तो कुछ पता ही नहीं चलता है कि कौन सा एक्शन हो रहा है। अब ये पढ़ता है से पता चलता है कि ये पढ़ने से रिलेटेड कोई काम हो रहा है। या मान लीजिए मैंने एक और सेंटेंस लिखा कि मैं अच्छा गाता हूँ या गाना गाता हूँ, मैं अच्छा गाना गाता हूँ। अब देखना, ये मैं से हमें पता नहीं चला कौन सा एक्शन हो रहा है। अच्छा तो हमारी क्वालिटी होगी कि वो अच्छा है, अच्छा क्या है मुझे नहीं पता। गाना, गाना भी एक नाउन है, मतलब सॉन्ग की बात कर रहा है, तो सॉन्ग से पता नहीं चला कि सुनने का काम हो रहा है या गाने का काम हो रहा है। हूँ से तो हमें पहले से भी पता नहीं चला। अब ये जो है ये हमारा बच गया गाता, मतलब ये गाने से रिलेटेड। गाना मतलब गाना गाने वाला, कोई एक्शन वाला। तो ये एक्शन वाला मतलब ये सिंग की बात हो रही है, ये रीड की बात हो रही है। और सिंग और रीड ही नहीं, वहाँ पे टीच भी आ सकता है, लिसन आ सकता है, स्लीप आ सकता है ना। तो ये बहुत सारे वर्ड होते हैं जिनको मेन वर्ब कंसिडर किया जाता है। अब हमारे पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। मैं इतने सालों से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? कितने से अच्छा बच्चा पढ़ने वाला हो, कितने से अच्छा बच्चा पढ़ने वाला हो, वो हर टाइम एक गलती तो जरूर करता है कि सिंगुलर और प्लूरल वर्ब पहचान नहीं पाता। अब मान लीजिए मैंने लिखा टीच, मैंने लिखा स्टे और मैंने लिखा स्लीप। अब ये जो मैंने वर्ड लिखे ना, बच्चे को पता तो है भाई कि ये मेन वर्ब है, लेकिन ये नहीं पता ये प्लूरल है कि सिंगुलर है। और अगर आज वो सही बताता है तो कल 10 दिन बाद फिर भूल जाएगा कि टीचर सिंगुलर था या प्लूरल था। तो मेन वर्ब जो होती हैं वो विदाउट एस और ई एस प्लूरल कंसिडर करी जाती हैं, लेकिन जब भी इनके साथ एस और ई एस लगता है तो ये बन जाती है हमारी सिंगुलर वर्ब। स्टे का बन जाता है स्टेज, स्लीप का बन जाता है स्लीप्स।
स्टे का बन गया स्टेज, स्लीप का बन गया स्लीप्स। अब ये मैंने तो 3 ही दी हैं एग्जाम्पल, ये बहुत सारी हैं। और व्हाट अबाउट दीज हेल्पिंग वर्ब, दीज आर द फिक्स्ड विच वी हैव रिटन, है ना। दीज आर दी ओनली हेल्पिंग वर्ब दैट वी नीड टू मेमोराइजिंग इन आर मेमोरी सो दैट वी विल बी able to try to these helping verb into the sentences and make sure that whether these are coming in correct or wrong forms. So what about the main verb? Main verb ये 3 हम लोगों ने लिखी हैं, but there are many more main verbs in our English grammar. We can also say these are infinite, और नए नए वर्ड भी ऐड होते रहते हैं, तो हम लोग इनके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं कि हाँ जी ये सब चीज़ हमारे उसमें आता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, एग्रीमेंट की तरफ। एग्रीमेंट क्या कहता है उसकी तरफ चलते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सब्जेक्ट, वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द वर्ब, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द एग्रीमेंट, है ना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एग्रीमेंट, व्हाट इज दिस एग्रीमेंट एंड हाउ दिस एग्रीमेंट फिट्स इनटू दिस पार्ट। तो ये एग्रीमेंट का सबसे पहले हम लोग हिंदी में मतलब समझते हैं। ये एग्रीमेंट का मतलब होता है समझौता, समझौता। और समझौता के भाई थोड़ा सा और अगर बात करें, समझौता की बात करें तो समझौता का मतलब होता है, समझौता को थोड़ा सा और देखें, सहमति। भाई सहमति होगी तो तभी हमारा समझौता होगा, सहमति नहीं होगी तो समझौता नहीं होगा। एक और थोड़ा सा क्लियर करें इसको, ये एग्रीमेंट क्या कहता है, तो और इस एग्रीमेंट को क्लियर करेंगे तो बन जाएगा हमारा टर्म्स एंड कंडीशन। और टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब होता है शर्तें। तो ये 4 डेफिनेशन, ये 4 हिंदी वर्ड हम लोगों ने निकाल करके देखे। एग्रीमेंट का मतलब होगा समझौता, समझौता का मतलब होता है सहमति, सहमति मतलब रिलेट करता है टर्म्स एंड कंडीशन, और टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब होता है शर्तें। अब ये चारों मीनिंग सही है, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग है। ये सहमति इससे रिलेटेड करता है, ये सहमति टर्म्स एंड कंडीशन पे भी होती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि मान लीजिए आपने LIC की कोई पॉलिसी करी जिसमें कहा गया कि भाई आप अगर इसे 10 साल तक करते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए मिलेगा, और 1 करोड़ रुपए मिलता है। लेकिन मान लीजिए 10 साल पूरे हो गए तो उन्होंने कुछ उस पर टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी। लेकिन जब आपने वो पॉलिसी करी होगी तब आपका एग्रीमेंट हुआ होगा। एग्रीमेंट मतलब समझौता हुआ होगा, समझौता मतलब आपकी सहमति बनी होगी उस पॉलिसी के रिगार्डिंग, तभी आपने वो पॉलिसी करी। एंड देन देयर विल बी और देयर मस्ट हैव सम टर्म्स एंड कंडीशन इनटू दैट पॉलिसी, इनटू दैट पर्टिकुलर पॉलिसी। हो सकता है हमने पढ़ा, हो सकता है हमने नहीं पढ़ा, ये हो गई हमारी शर्तें। अब मान लीजिए थोड़ा बहुत हमें समझ में आ गया कि भाई ये एग्रीमेंट क्या होता है, ये समझौता क्या होता है, सहमति क्या होती है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है। अब मैं बात करता हूं कि समझौता का रोल इस चैप्टर में क्या है। ये जो एग्रीमेंट है ना, ये सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्या रोल प्ले कर रहा है उसके बारे में जरा बताएं तो आगे चलें। तो ये जो है हमारे इस चैप्टर में इस तरीके का रोल प्ले कर रहा है। सबसे पहली बात, इसमें टर्म्स एंड कंडीशन 2 तरह की हैं। कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन? एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है, अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन होती किसके साथ है? अकेले पर्सन के साथ तो हो नहीं सकती भाई, सहमति मेरे साथ तो नहीं हो नहीं सकती, मेरे साथ कुछ शर्त नहीं हो सकती। इसके लिए 1 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए। 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, तभी सहमति, तभी हमारे शर्तें होंगी। एक के साथ कोई शर्तें नहीं होती है। और यहाँ पे जो 2 लोग हैं ना, वो कौन कौन से? एक तो है हमारा सब्जेक्ट और एक है हमारा वर्ब। तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और क्या एग्रीमेंट हुआ है आइए देखते हैं। तो सबसे पहला एग्रीमेंट ये हुआ है कि इफ देयर इज अ सब्जेक्ट प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, if there is a subject present in a sentence, so for that particular subject there must be a verb। बोल रहा है कि पहला टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट ये हुआ कि अगर किसी सेंटेंस में इफ देयर इज अ सेंटेंस कमिंग विद अ सब्जेक्ट, सो देयर मस्ट बी अ वर्ब फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और ये वाइस वर्सा भी है। वाइस वर्सा का मतलब होता है ठीक अपोजिट। अगर आपको किसी सेंटेंस में वर्ब मिल गई एंड यू आर थिंकिंग दैट देयर इज नो सब्जेक्ट प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, सो यू आर इन द रॉन्ग डायरेक्शन, you are in the wrong position because there must be a subject for that particular verb। एकदम अपोजिट है, कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। और सेकंड वाला क्या कहता है? 2 टर्म्स एंड कंडीशन हुई। द सेकंड कंडीशन सेज if the subject is singular, if the subject is singular then verb must also be in singular form, and if the subject is plural तो ये जो है verb को भी plural होना पड़ेगा।
ये जो दो कंडीशन हमारे बीच में हुई हैं, दो कंडीशन क्या हुई है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो वर्ब को भी प्लूरल होना पड़ेगा। अब एक बात यहां से निकल करके आती है, मैंने आपको बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में देयर आर ओनली टू थिंग्स विच कैन फॉर्म अ सब्जेक्ट एंड दोज टू थिंग्स आर नाउन एंड प्रोनाउन। Why? Just because of you will not read or you will not get this kind of definition or this kind of matter or this kind of solution in any book. Why? Just because ये बुक्स जो होती है ना, ये एक तरह से वन वे है, एक तरह का वन वे है, वहाँ पे आपके क्वेश्चन सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। और उन क्वेश्चन का, उन बुक का आप एडिशन देखना वो कब की बुक्स है, और आज का आप लेवल देखना एग्जाम में क्या पूछा रहा है, दोज आर टोटली डिफरेंट है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसी तरह के कुछ टीचर से पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, देयर वर टू थिंग्स व्हिच कैन फॉर्म अ सब्जेक्ट, नाउन एंड प्रोनाउन, एंड व्हाई दीज टू थिंग्स कैन फॉर्म अ सब्जेक्ट, ये उसके पीछे रीजन है, ये रहा उसके पीछे कंसेप्ट। क्या कि ये दो चीज ही हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनती हैं। अपार्ट फ्रॉम नाउन एंड प्रोनाउन देयर इज नो वन इन द पार्ट ऑफ स्पीच which can form a subject just because of the singularity and plurality of its noun and pronoun. Noun and pronoun के singular और plural होने के अलावा और कोई जो है सब्जेक्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच में सब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो ठीक हो गया। अब हम लोग एग्रीमेंट भी पढ़ लिया, सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, वर्ब भी पढ़ लिया, इससे रिलेटेड ये भी पढ़ लिया। अब एक चीज ध्यान रखनी, ये जो पहले वाली टर्म्स एंड कंडीशन है ना, इसको मिटा दो। क्यों भाई? ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब्जेक्ट भी दिया रहेगा, वर्ब भी दिया रहेगा, वर्ब भी दी रहेगी, सब्जेक्ट भी दिया रहेगा, कोई आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं। ये थोड़ा सा आपको फाइंड करने की जरूरत है कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो वर्ब सिंगुलर रहेगा और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगा। क्या ये वेरीफाई कर रहा है? क्या वहां पे सब्जेक्ट प्लूरल है? क्या वहां पे वर्ब भी प्लूरल है? क्या वहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर है? कहीं वहां पे वर्ब प्लूरल तो नहीं लगाई जा रही है? तो इनके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है। आई होप इस लेक्चर में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। इस तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, और इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे भी तो मेक श्योर, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भले ही आपका सिलेक्शन हो ना हो, लेकिन आपका इस क्वेश्चन और इस ग्रामर से फोबिया पूरा तरीके से दूर हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100 में से 100 ले आए, लेकिन आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो। और आपको कुछ सुझाव देने होंगे, आपको कुछ और बताना होगा कि सर आप अगर इस तरीके से पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। मैं उन सुझावों का भले बहुत अच्छे तरीके से इंतजार करूंगा। आप बताते रहें मुझे, मैं उसी तरीके से जो है आपको पढ़ाता रहूँगा। ये मेरा तरीका है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। तो ये हम लोगों ने इसके बारे में देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे बढ़कर कुछ देखेंगे। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था, अभी हमने रूल नहीं करे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।